हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। और आज बिल्कुल नया चैप्टर लेकर आए बेटे अपन, और ये लेसन नंबर 12 है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग। तो बेटे इससे पहले अपन ने लेसन नंबर 11 जो आपने पढ़ा होगा जिसमें था बायोटेक्नोलॉजी। तो पहले तो आप ये जानकारी लीजिएगा कि ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है, यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, या जैव प्रौद्योगिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। तो बच्चों यहाँ पर अपन ने क्या किया था कि किसी भी पादप से या सजीव से एक वांछित जीन को चुनाव किया था, और वांछित जीन को किसी वाहक डीएनए के साथ में जोड़ करके और उसे किसी नए सजीव में प्रवेश करवाकर एक उच्च गुणों वाले पादप और जंतु बनाए गए थे, जिन्हें अपन ने पराजिनी पादप या पराजिनी जंतु कहा था। तो बेटे यहाँ पर आपको ये देखना है कि उसी बायोटेक्नोलॉजी मेथड से उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किस किस क्षेत्र में किया जा सकता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन अपन को पढ़नी है, इनका बेटे एक प्रयोग अपन को पढ़ना है। तो कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है बेटे, बस याद करने वाला टॉपिक है। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पर लिया है। तो पहले तो अपन कृषि क्षेत्र में देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में बेटे बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या प्रयोग हुआ। तो कृषि क्षेत्र में याद रखिएगा बेटे कि वांछित जीन का चुनाव करके अपन ने वहां पर पराजिनी पौधे बनाए, और पराजिनी पौधे उच्च गुणों वाले होते हैं जो सामान्य पौधों से ज्यादा फसल देते हैं। उन्हें बेटे जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट भी कहेंगे, या जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म या जेएमओ भी कहा जाता है। उसके बाद में बेटे ये चिकित्सा क्षेत्र में अपन देखेंगे। तो चिकित्सा क्षेत्र में यहाँ पर आप देखिएगा कई प्रकार के हार्मोन इससे बनाए गए हैं, कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स यहाँ पर बनाई गई है, कई प्रकार के जो है बेटे टीके वगैरह जो है वह बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए गए हैं। इस तरह से इस अध्याय के अंदर अपन को यही पढ़ना है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी एक मेथड था, बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्निक थी, उस टेक्निक का उपयोग कहां कहां किया गया है। तो कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में बेटे उसका उपयोग किया गया है, जो है उसका चिकित्सा क्षेत्र में उसका उपयोग किया गया है, और भी बेटे कई सारे फील्ड है जहां पर जो है उसका उपयोग किया गया है। तो आइए बच्चों अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग। तो पहला लेक्चर हमारा होगा कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग। तो यहां आप देखिएगा बेटे कि कृषि क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर फील्ड में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो यहां आप देखिएगा बेटे इसका पहला पॉइंट आपको याद रखना है, फिर मैं आपको क्लियर कर दूं कि बेटे एप्लीकेशन है, यानी यहां पर बायोटेक्नोलॉजी के महत्व है। तो महत्व को आप जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश करें। तो ये आपको लिख लिख के याद करना होगा, तब जाके ये सारे के सारे पॉइंट बेटे आपको याद होंगे। तो यहां आप देखिएगा कि आनुवांशिकी के रूप में रूपांतरित सूक्ष्म जीवी, इन्हें बेटे जो रूपांतरित सूक्ष्म जीवी है इनको यहां पर आप कह सकते हो जीएमओ, यानी इसे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी ये भी कह सकते हो बेटे। तो यहां आप देखिएगा आनुवांशिकी रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों में कवक हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं, और जंतु का उपयोग करते हुए जैविक पदार्थों को औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। तो ये यहां पर आपको समझने वाली बात है बेटे कि जो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी है उसके माध्यम से कुछ कवक को, कुछ पौधों को या जंतुओं को मॉडिफाइड फॉर्म उनकी बनाई जाती है बेटे, और उनका प्रयोग करके उनसे कई तरह के उत्पाद औद्योगिक स्तर पर बनाए जाते हैं। तो यह आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट आप यहां पर लीजिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, निदान सूचक में किया जाता है, कृषि में आनुवांशिकी रूपांतरण फसलों में, संसाधित खाद्य जैव सुधार में किया जाता है, अपशिष्ट पदार्थों के प्रतिपादन में और ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। यानी ऐसा नहीं है बेटे कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग केवल कृषि क्षेत्र में ही हो रहा है। आप यहां देख ले, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है या बायोटेक्नोलॉजी का जो सिग्निफिकेंस है बेटे, ये कहां कहां पर है, किस किस क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी यूज आती है। तो यहां ये इस पर्पस से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चिकित्सा क्षेत्र में आपको याद रखना है बेटे
निदान सूचक है, यानी कई प्रकार का रोगों का निदान कैसे होता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाएगा। कृषि क्षेत्र है वहां पर प्रयोग किया जाएगा। रूपांतरित फसलें हैं माने मॉडिफाई क्रॉप कैसे बनाई जाएगी वह यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। संसाधित खाद्य बेटे यानी खाद भी फर्टिलाइजर कैसे बनाया जाएगा इसके माध्यम से, और जैव सुधार के अंदर भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो कहाँ कहाँ याद रखेंगे आप बायोटेक्नोलॉजी को, तो याद रखना बेटे चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, जैव सुधार में, आनुवांशिकी फसलों को मॉडिफिकेशन में, और साथ में बेटे कई प्रकार की जो है मेडिसिन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आप ध्यान से देख ले कि बेटे पहला है कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आनुवांशिकी रूप से बेटे जो रूपांतरित सूक्ष्म जीवी होते हैं, है ना, मॉडिफाइड सूक्ष्म जीवी होते हैं, उसमें क्या क्या आपको याद रखना है, कवक हो सकता है, पौधे हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, का उपयोग करते हुए उनसे जैविक पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। फिर आगे आपको दूसरे पॉइंट में याद रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है या बायोटेक्नोलॉजी कहां कहां पर यूज आती है बेटे, तो ये आपको याद रखना है चिकित्सा क्षेत्र में इसका यूज होगा, है ना, यानी जो है एक तरह से चिकित्सा क्षेत्र मेडिसिन सेक्टर में इसका यूज होगा बेटे। उसके अलावा निदान सूचक में इसका यूज होगा, एग्रीकल्चर में इसका यूज होगा, और जो आनुवांशिक रूपांतरित फसलें होती है बेटे मॉडिफाई क्रॉप जिनको अपन कहते हैं वहां पर इसका यूज होगा। संसाधित खाद फर्टिलाइजर को किस तरह से बनाया जाए, और साथ में बेटे जैव सुधार में इसका प्रयोग होता है। तो ये तो आपको याद रखना है कि इन इन क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। अब यहां आप देखिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं। तो पहला जो है वो तो है उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीव या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। यानी पहला पार्ट तो यह है बेटे कि यहां पर आप देखिएगा कि उन्नत जीवों में जो सूक्ष्म जीवी हैं या शुद्ध एंजाइम के रूप में उत्प्रेरक का कार्य करना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि पहला क्षेत्र जो है बायोटेक्नोलॉजी का उन्नत किस्म के जीवों को बनाना है, उन्नत किस्म के एंजाइमों को बनाना है जो कि एक प्रकार के हाई लेवल बायो कैटलिस्ट के रूप में वो काम करे या जैव उत्प्रेरक के रूप में वह काम करे। अगला बेटे इसका जो क्षेत्र है वो उत्प्रेरक के कार्य है, तो अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना है, यानी ऐसी कंडीशन डेवलप करना है जिसके अकॉर्डिंग बेटे कोई जीव ज्यादा वृद्धि करे या बेटे वहां से उसकी उत्पादक क्षमता ज्यादा हो। तो एक तो उत्प्रेरक की मौजूदगी में एक सर्वोत्तम इन्वायरमेंट डेवलप करना है, सर्वोत्तम परिस्थितियां उत्पन्न करना है। तीसरा बेटे याद रखिएगा कि इसका जो प्रयोग है प्रोटीन या कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां आप ध्यान से देख लें कि बेटे जो जैव प्रौद्योगिकी है यानी जो बायोटेक्नोलॉजी है वह 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र है, यानी 3 स्टेप में यह काम कर रही है। पहला स्टेप तो याद करना कि विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरकों का निर्माण करना। विभिन्न प्रकार के जो कैटलिस्ट होते हैं बेटे ये एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, और ये करते क्या हैं कि ये क्रिया की दर को घटा देते हैं, यानी समय तो संकीर्ण ऊर्जा को कम करके क्रिया की दर को बढ़ाने वाले जो मटेरियल होते हैं बेटे ये मटेरियल कहलाते हैं उत्प्रेरक। तो इस बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हुए और कई प्रकार के उत्प्रेरकों को तैयार किया जाता है। तो ये तो इसका पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप में आपको याद रखना है कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के माध्यम से जैव उत्प्रेरक के लिए एक सर्वोत्तम परिस्थितियां उत्पन्न करना है कि कौन सी परिस्थितियों में जो एंजाइम है वो बेटे अनुकूलित रहेगा, कौन सी परिस्थितियों में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जैसे किस पीएच पर ये काम करेगा, किस पीएच पर ये काम नहीं करता है, कितने तापमान पर ये काम करता है, ये सारी परिस्थितियां भी बेटे इसके माध्यम से बनाई जाती है। उसके बाद में फिर आप देखिएगा बेटे कि प्रोटीन और कार्बनिक यौगिकों के रूप में अब जब उत्प्रेरक किसी उस पर काम करेंगे तो बेटे वहां पर प्रोटीन भी बनेगी या कई प्रकार के कार्बनिक मटेरियल भी बनेगा। तो इन कार्बनिक मटेरियल के शुद्धिकरण के अंदर भी बेटे इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 स्टेपों के अंदर आपको याद रखना है जहां पर जो है क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। आगे आप यहां पर देखिएगा
तो बेटे यहां दे रखा है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। अब यहां पर सबसे पहले क्षेत्र में अपन आते हैं, यानी कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। अब आपको टोटली यहां पर देखना है कि कृषि क्षेत्र में बेटे किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं बेटे कि सबसे पहले तो हमें उस जीन का चुनाव करना पड़ेगा, जैसे कोई जो है बेटे उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाली जीन है, कोई नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता बढ़ाने वाली निफ जीन है, कोई बेटे जो है क्या कहते हैं हार्मोन बनाने वाली जीन है। तो ऐसी जीनों का चुनाव करके और उसे बेटे वाहक डीएनए के साथ में जोड़ करके और फिर जो है वहां पर उसे किसी पौधे के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो बेटे वो पौधा बनता है अन्य पहले वाले पौधों से उच्च गुणों वाला, उसमें कीटों का संक्रमण भी कम होता है, उसके अंदर उत्पादकता क्षमता भी ज्यादा होती है। तो बेटे ये इस तरह से जो है बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है या जो उपयोग है वह कृषि क्षेत्र में किया जाता है। और इसी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कई पौधे बेटे ऐसे बना लिए गए हैं जिनकी उत्पादक क्षमता पहले वाले पौधों से ज्यादा है। जैसे आपने बेटे गोल्डन राइस का तो नाम सुना होगा। ये गोल्डन राइस ऐसी चावल है बेटे जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा बेटे बीटी कॉटन, अपन पिछले चैप्टर में भी अपन ने पढ़ा था कि बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन बेटे एक ऐसा पौधा है जो जेनेटिकली मॉडिफाई है। इसके अंदर बेटे एक विशेष जीन का ट्रांसफर करके ये बनाया गया है जिसका नाम है बीटी टॉक्सिक जीन। और ये जो बेटे बीटी टॉक्सिक जीन होती है ये कवकों के संक्रमण को रोकने वाली होती है। तो इस तरह से अपन को यहाँ ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं या ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके माध्यम से ये कृषि क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखें, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हम 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं, यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु। तो ये याद रखना बेटे कि किसी भी फसल की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम किस तरह से सोच सकते हैं, तो ये 3 बिंदु आपको याद रखना है। तो 3 बिंदु के अंदर सबसे पहला बिंदु तो ये है बेटे कि यहाँ पर कृषि रसायन आधारित कृषि, यानी कृषि रसायन पर आधारित कृषि, यानी द एग्रीकल्चर ऑन फर्टिलाइजर, यानी जो केमिकल पदार्थ होते हैं बेटे उनका प्रयोग करके अपन फसलों की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। ये भी क्लियर, कई प्रकार के केमिकल रसायन, लेकिन बेटे अपन ने पढ़ा था कि अगर ज्यादा से ज्यादा केमिकल रसायन का प्रयोग किया तो बेटे ये प्रदूषण का कारण भी बनते हैं और ये मानव के लिए और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक भी होते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि किसी भी खाद्य उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम 3 बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। सबसे पहला तो अपन क्या करें कि बेटे कई सारे केमिकल का प्रयोग करें जिससे खाद्य उत्पादकता बढ़ जाए। तो पहला है कृषि रसायन पर आधारित कृषि, तो यहां मैं लगा देता हूं बेटे कृषि रसायन पर आधारित कृषि। दूसरा है बेटे यहां पर यह है ऑर्गेनिक कृषि, यानी इसको आप कह सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये थोड़ा सा याद रखना है बेटे, ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इसके बारे में मैं बता दूं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीवी हैं जो बेटे बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करेंगे और उसी के माध्यम से उस फसल की उत्पादकता बढ़ेगी। तो दूसरा आधार जो कृषि का होगा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा या कार्बनिक कृषि के आधार पर कृषि। तो ये थोड़ा सा याद रखना। पहले तो क्या है बेटे कृषि रासायनिक पदार्थ के आधार पर या जो कृषि रसायन होते हैं, जो कृषि में जिन केमिकल का बेटे यूज लिया जाता है, तो विभिन्न रासायनिक पदार्थों के आधार पर जो कृषि की जाती है वह बेटे रसायन आधारित कृषि है। दूसरी कृषि है कार्बनिक कृषि, जहां पर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर जो जैव उर्वरक होते हैं बेटे जिसमें कवक है, जीवाणु है, जैसे आपने नाम सुना होगा राइजोबियम जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, ऐसे जैव उर्वरक का प्रयोग करते हुए और ये खेती की जाती है जहां पर किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऐसी कृषि को बेटे कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और तीसरे प्रकार की जो कृषि है, तीसरे प्रकार की जो कृषि है ये होगी बेटे हमारे पास में आनुवांशिकी निर्मित फसल आधारित कृषि, यानी बेटे जेनेटिकली यानी बायोटेक्नोलॉजी के आधार पर जो कृषि की
जाएगी उस कृषि को आप कहोगे आनुवांशिकी आधारित पर कृषि। तो एक बार ध्यान रख ले बेटे कि यहां हमें कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी को पढ़ना है। तो खाद्य उत्पादकता में वृद्धि हेतु 3 संभावनाओं के बारे में अपन विचार कर सकते हैं। पहली संभावना क्या याद करोगे कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के द्वारा की जाने वाली कृषि, जिसको कृषि रसायन आधारित कृषि कहेंगे। दूसरा बेटे याद रखना ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत प्रचलन है भी वर्तमान में, याद करना बेटे। अगर शुद्ध सब्जी आपको खानी हो तो ऑर्गेनिक खाओ, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये मिलती है मार्केट के अंदर, लेकिन महंगी आती है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें ये रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो बेटे याद रखिएगा कि बिना रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के जो जैव उर्वरक होते हैं उन पर आधारित जो कृषि की जाती है उस कृषि को ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कार्बनिक कृषि कहते हैं। और तीसरी कृषि याद करना बेटे, जो अपन जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से या आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के माध्यम से जो कृषि की जाएगी उसे बेटे अपन कहेंगे आनुवांशिक निर्मित फसल। क्लियर? तो ये 3 मेथड है जिसके आधार पर हम कृषि कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिएगा बेटे, उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या करना है कि उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों को फसल के उपयोग के कारण है, जबकि वृद्धि में मुख्यतः उत्पन्न प्रबंध की व्यवस्था और कृषि रसायनों तथा पीड़कनाशकों का प्रयोग एक कारण है। यानी बेटे ध्यान रखना कि उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों के प्रयोग के कारण है। यानी जो बेस्ट किस्म की फसल होगी बेटे वो तो उत्पादकता बढ़ाएगी से, लेकिन फिर बेटे देखो जबकि वृद्धि में मुख्यतः उन्नत प्रबंध की व्यवस्था, अब इसमें क्या क्या है, यानी कृषि रसायनों का या पीड़कनाशियों का प्रयोग करने का एक कारण है। यानी यहां आप देख ले कि बेटे नॉर्मल जो उत्पादकता बढ़ाई जाएगी, नॉर्मल उत्पादकता वो तो किसके आधार पर बढ़ेगी कि या तो मैंने आपसे क्या कहा कि कई प्रकार के केमिकल रसायनों का प्रयोग करें, कई प्रकार के केमिकल रसायनों का प्रयोग करें, उसके अलावा बेटे कई प्रकार के पीड़कनाशियों का प्रयोग करें, जिसके आधार पर जो है वो उत्पादक क्षमता में वृद्धि हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको जानकारी लेनी है कि बेटे उत्पादकता में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों फसलों के उपयोग के कारण हो सकती है, और उच्च मैनेजमेंट जिसमें कृषि रसायन का प्रयोग भी है और पीड़कनाशों का प्रयोग भी है एक कारण हो सकता है। तो बेटे ये 2 पॉइंट और याद रख लें कि अगर नॉर्मली जो फसल उत्पादकता बढ़ानी हो तो बेटे एक तो उच्च मैनेजमेंट वहां पर होना चाहिए, या फिर ऐसी फसल जो पहले से उच्च गुणों वाली हो, उसके कारण भी उत्पादकता बढ़ सकती है। आगे यहां पर आप देखिएगा कि आनुवांशिक जानकारी के लिए आपको याद रखना है बेटे कि आनुवांशिक जानकारी का प्रयोग हेतु किसान अपने खेतों में सर्वाधिक उत्पादन ले सकेंगे, क्योंकि ये भी आपको याद रखना है कि आने वाले समय में बेटे जेनेटिक्स का ही है। तो जो किसान जितना ज्यादा आनुवांशिकी के बारे में जानकारी रखेगा, जितना ज्यादा बेटे जेनेटिकली इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी रखेगा, वह किसान अपने खेतों से ज्यादा फसल का उत्पादन कर सकेगा। तो यह भी याद रखना है कि आने वाले समय के अंदर बेटे ये फसल उत्पादक आनुवांशिक अभियांत्रिकी के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। ऐसे पौधे, जीवाणु और कवक और जंतु जिनके जीन्स अस्तिकोशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। यानी बेटे इसको आप कह सकते हो GMO, यानी क्या कहोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो यह भी याद करना बेटे ऐसे पौधे, ऐसे जीव या कवक या जंतु जिनके जीन्स को परिवर्तित किया जा चुका है। यानी याद रखना कभी क्वेश्चन आ जाए ना GMO क्या है, तो GMO होता है बेटे जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी इसकी फुल फॉर्म अगर आप याद रखेंगे तो ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि GMO क्या होता है। तो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा ऐसे पौधे, ऐसे कवक, ऐसे जंतु जिनके जीन में परिवर्तन किया जा चुका है, जिनके जीन में परिवर्तन किया जा चुका है, तो ये पौधे, ये जंतु, यह सजीव जेनेटिकली मॉडिफाइड सजीव कहलाते हैं। तो याद कर लेना बेटे कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा
कुछ ऐसे पौधे, कवक और जंतु हैं जिनके जीन में परिवर्तन किया जा चुका है, तो ऐसे सजीव कहलाएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी जो है जेनेटिकल में आनुवांशिक रूपांतरित सजीव कहलाते हैं। जीएमओ का मुख्य व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति, परपोषी पौधे, जंतु या जीवाणु की प्रकृति, खाद्य जाल पर निर्भर करती है। यानी जीएमओ का जो व्यवहार है बेटे, है ना, जीएमओ जो पौधे उनका व्यवहार स्थानांतरित जीन की एक तो प्रकृति है, परपोषी पौधे हैं, जीवाणु की प्रकृति है या खाद्य जाल आदि पर निर्भर करती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो एक बार और देख ले बेटे, ये है जीएमओ। जीएमओ, तो जीएमओ का जो व्यवहार है वो किस किस पर निर्भर करता है? स्थानांतरित जीन की प्रकृति, यानी बेटे इस पौधों में कौन सी जीन को ट्रांसफर किया गया है उसकी प्रकृति पर यह निर्भर करेगा। उसके अलावा परपोषी पौधा, यानी ये किस पौधे पर परपोषी है, किस पर होस्ट सेल के रूप में बेटे इसको रखा गया है। उसके अलावा जंतु या जीवाणु की प्रकृति या खाद्य जाल पर निर्भर करता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि बेटे सबसे पहले तो क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द जीएमओ, यानी आनुवांशिकी रूपांतरित सजीव किसे कहते हैं। तो फिर आपके पास क्या जवाब है कि ऐसे सजीव, ऐसे पौधे, कवक और जंतु जिनकी जीन में परिवर्तन किया जा चुका है, तो ऐसे सजीवों को आनुवांशिक रूपांतरित सजीव यानी जीएमओ कहलाते हैं। ये जो जीएमओ है बेटे, तो जीएमओ का जो व्यवहार है, इनका जो गुण है वह एक तो जो इनके अंदर जीन को ट्रांसफर किया गया है तो उस स्थानांतरित जीन की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन सी फोसद सेल में बेटे के माध्यम से इसे लाया गया है तो परपोषी पर निर्भर करता है। कौन से जीवाणु या जंतु की कोशिका के माध्यम से इसको बेटे जोड़ा गया है तो उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लें कि जीएमओ का जो व्यवहार है बेटे, ये व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति है या परपोषी पौधे है या फिर जीवाणु की प्रकृति या खाद्य जाल पर निर्भर करता है। जीएम, ये पूरा याद है बेटे, जीएमओ पौधे का उपयोग कई प्रकार के लाभदायक रूप में किया जाता है। यानी बेटे अधिक, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है और भी कई सारे गोल्डन राइस है, ये सारे के सारे जीएमओ हैं, यानी ये आनुवांशिकी रूपांतरित पादप है। तो इनका प्रयोग बेटे कई सारे संसाधनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है।